So hello and welcome students to I have taken a lecture 2 here of statistics. Statistics का जो lecture 1 रहा है उसके अंदर हमने समझने की कोशिश की थी कि what is the statistics and what do you mean by data. Data के types के बारे में हम डिस्कस किया था और अब हम बात कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट स्टेप है. स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हमारे पास डेटा आ जाता है राइट, जब डेटा आता है तो डेटा के साथ हम वर्कआउट करते हैं. उस वर्कआउट के लिए हमने कुछ रिजल्ट्स निकालने होते हैं राइट. कुछ ऐसी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है, एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ती है जो उस पूरे डेटा की को प्रेजेंट करेगी. इसका मतलब ये होता है कि उस पूरे डेटा की जगह हम एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू डिसाइड करेंगे जो पूरे उस डेटा को प्रेजेंट करेगी एंड दैट इज़ कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम कि वो उस डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने आता है, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे जो कंट्री का जो पीएम है राइट, प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं. इट मीन्स कि वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक सेंट्रल टेंडेंसी है. इट मीन्स वॉट एवर जो वो कहेंगे वही हमारा कंट्री ही कहने की बात करता है राइट. जो भी वो आगे एक्सप्रेस करते हैं, जो भी आगे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है राइट. तो यहाँ पर भी हम वही बात करने वाले हैं कि जो आपका डेटा है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया, अब उस डेटा की क्या वैल्यू होगी, जो सेंट्रल वैल्यू क्या होगी जो उस पूरे डेटा को प्रेजेंट करने वाली है. बड़ा सिंपल सा मीनिंग समझ में आता है यहाँ पर. तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. टेंडेंसी मतलब कि उस डेटा का जो झुकाव किधर के साइड है, उसका जो मेन जो डेटा हमने पूरा निकाला है, जो डेटा कलेक्ट किया है, उसका अगर मैं कंक्लूजन निकालता हूँ तो वो डेटा किस तरफ झुकने के लिए कह रहा है, उसका डिसीजन क्या बन रहा है. जैसे वोटिंग के टाइम पर अगर मेरे पास 10 लोग हैं, 10 पीपल राइट, एंड 10 पीपल्स में से मैं बात करता हूँ कि 8 लोग कह रहे हैं कि वो ए पार्टी जीतेगी और 2 लोग कहते हैं कि बी पार्टी जीतेगी. तो हम बोल देंगे कि पार्टी ए का जीतना बिल्कुल तय है. रीज़न क्योंकि 8 की मेजोरिटी उनके साथ है. तो कहीं ना कहीं हम जो डेटा का जो डिसीजंस आते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हमें हमारे आगे पता लगता है कि उसका सेंट्रल वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर डेटा का एक्चुअली कंक्लूजन क्या निकलने वाला है. क्योंकि कंक्लूजन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कौन जीतेगा. तो कौन जीतेगा किस पर डिपेंड करेगा, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी. तो इट डिपेंड्स ऑन द रॉ इन्फॉर्मेशन एंड द क्वेश्चन विच वी हैव टू फाइंड द आंसर. जिसका हमें आंसर हमें वहाँ से फाइंड करना है, उस क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, जिसको मैं ये भी बोल सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन. अब बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, उस चीज़ को समझ लेते हैं. वैसे मैंने सिंपली आपको एक्सप्रेस कर दिया है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन द सेट ऑफ डेटा राइट. और हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, विच आइटम हैव अ टेंडेंसी टू क्लस्टर. जो उसका डिसीजन मेकर होगा, जो उस पूरे डेटा को प्रेजेंट करने वाला है, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं राइट. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं. अब हमारा काम सिर्फ उनको डिस्कस करना है यहाँ पर. सो वी विल सी द टेक्निक नाउ. सो स्टूडेंट्स, 3 टेक्निक्स हैं जो हम बात करने जा रहे हैं. और भी हैं टेक्निक्स, बट मेन जो टेक्निक हम बात करेंगे वो 3 टेक्निक्स के बारे में बातें कर रहे हैं. नंबर फर्स्ट है मीन. जब मीन निकलता है किसी डेटा का, वो कहीं ना कहीं उस सेंट्रल टेंडेंसी को ही बताता है. तो इट मीन्स ये इसका एक फर्स्ट टूल है, सेंट्रल टेंडेंसी है, फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी है. इसको एवरेज भी बोल देते हैं. अभी तक आपने इसको एवरेज के नाम से सुनते हुए आए हैं. जो एवरेज निकालना होता है, कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर डेटा की कहीं ना कहीं सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स की जो वैल्यू निकालते हो, एवरेज जो निकालते हो, जो मार्क्स का एवरेज है, वो क्या है, वो एक सेंट्रल वैल्यू है. सपोज आपके मार्क्स, मैं बात करता हूँ कि एक जगह 50 आए हैं, एक जगह आपके मार्क्स 60 आए हैं, वन साइड में 80 आया, एक 90 आया, और एक में सपोज आपके मार्क्स आए हैं 100. तो आप करते क्या हैं, आप सभी मार्क्स को ऐड करते हैं और फिर जितने सब्जेक्ट होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास वो आंसर निकल के आता है राइट. तो सपोज आपके मार्क्स यहाँ पर जैसे ये दिखा रहा है,
98, राइट. सपोज 98 इज द एवरेज. इट इज एक्चुअली 380 एंड 380 का जब आप निकालेंगे तो कितना आ गया, 5 7 जा 35, 3 एंड 5 6 जा, इट मीन्स 76% आपका एवरेज है. तो इट मीन्स ये क्या है, आपने क्या बताया, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके मार्क्स कितना है तो आप सीधा बोलोगे मेरे 76% मार्क्स हैं. तो इट मीन्स आपने सारे मार्क्स को एक नंबर से प्रेजेंट कर दिया. आपने पूरा जो आपने मेहनत किया, अपना जो एफर्ट लगाए नंबर्स को गेन करने में, उसको आपने एक सेंट्रल वैल्यू से प्रेजेंट किया है. दिस इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट. तो मीन का मतलब वही है. तो मीन क्या करता है कि जितना भी डेटा आपको मिल रहा है उन सभी डेटाज को आपको ऐड करना है और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना है. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन, राइट. सो नाउ आई एम कमिंग टू द मीडियन पार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मीडियन क्या कहता है? मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. और मोड का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. कोई ऑब्जर्वेशन है उस डेटा में जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स वो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी, अगर मैं इस नज़रिए से उस चीज़ को देखता हूँ तो, राइट. तो सब इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी का एक बड़ा अच्छा चीज़ होती है कि इनके यूजेस बड़े अलग अलग तरीके से होते हैं. कुछ जगह पर मीन का बेटर यूज माना जाता है रेदर देन दीज टू. कुछ जगह पर हम देखते हैं कि मीडियन इज मोर सक्सेसफुल एंड समटाइम्स मोड इज सक्सेसफुल. तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि एवरी, यानी ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है. सब अपने अपने वर्किंग आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हमें ज़्यादा सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट वैल्यू दे सकता है, राइट. सो दीज 3 सेंट्रल टेंडेंसी वी विल डिस्कस नाउ one by one. So we will discuss first of all mean and then we will move to the next central tendency. So students, ये mean का जो फॉर्मूला है ये समझते हैं. सबसे पहले mean का जो फॉर्मूला इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे आप कि arithmetic mean is equal to sum of all observations upon number of observations, right. So if x1 and x2, सपोज मैं बात करता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n ऑब्जर्वेशंस हैं और x1 x2 xn की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो जब मैं मीन निकालूंगा तो मीन इज इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n, राइट. तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है. करना ये है कि मेरे पास एक बैट्समैन है, राइट. बैट्समैन ने स्कोर किया है द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स. फर्स्ट इनिंग में उसने 36 रन बनाए हैं, सेकेंड इनिंग में 35, थर्ड इनिंग 50, फोर्थ इनिंग 46, 60 एंड 55. अब आपको क्या करना है, इसका मीन निकालना है. देखिए मीन के लिए बड़ा सिंपल सी टेक्निक यूज़ करेंगे हम. और एक चीज़ और भी ध्यान रखें, मीन को हम एक्सप्रेस करते हैं x बार से. इस तरह से हम इसको प्रेजेंट किया जाता है. और ये क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. इट मीन्स हमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे उन सभी को ऐड करना है. ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि आपको चाहे वहाँ पर ज़ीरो भी होगा इनिंग में तो भी वो ज़ीरो भी ऐड होगा. ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो ऐड नहीं होगा. डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स खेली हैं उसने 6 इनिंग्स यहाँ पर खेली हैं. और फिर आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन ये हो जाता है, राइट. नाउ व्हाट इज द सम, प्लीज़ चेक कितना सम आता है इसका. जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा इसका सम 282. जब 282 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 एंड 4 6 7, मतलब 47 उसका एवरेज होगा. अगर बोला जाएगा कि बैट्समैन का स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, तो आप बोलेंगे 47 है. इट मीन्स कि उसका 47 मतलब हाफ सेंचुरी से थोड़ा नीचे है. इतने रन्स वो जनरली ऑन एन एवरेज हर एक मैच में लगाता है, राइट. तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है इस चीज़ के लिए. ये ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का डेटा मिलता है तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा मतलब कि आपके पास बिल्कुल अलग अलग फैला हुआ डेटा मिल रहा है, बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. एक और डेटा होता है जिसको बोलते हैं ग्रुपिंग डेटा, ठीक है. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. टिल देन सबसे पहले आपको यही समझना है कि मीन किसी डेटा का निकालते कैसे हैं, राइट. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. नाउ आई एम कमिंग टू द मीडियन पार्ट. स्टूडेंट्स अभी मैंने कुछ मीन्स के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. मीडियन में इसके बाद डिस्कस करूंगा सो दैट मीन पर हमारा परफेक्ट कमांड बन जाए,
ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जनरली कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं, तो उनमें से ये 2 क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो एक बार हम इस पर फोकस करेंगे, देन वी विल जंप इनटू मीडियन। सो नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले हमारी बात आती है कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स आर। ध्यान रखिएगा ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास 6 नेचुरल नंबर्स हमने लिए, 0 होल नंबर की कैटेगरी में आता है। और हमें क्या करना है, हमें इनका मीन निकालना है, मीन ऑफ 6 नेचुरल नंबर्स। अब आपके सामने फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ध्यान रखिएगा यहां पर हम सिर्फ उन जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं हम उसका सम करते हैं, राइट। और नीचे क्या करते हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस आए हैं हमारे पास, राइट, कितने ऑब्जर्वेशंस आए हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल, तो हम यहाँ पर वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, राइट। सो व्हाट इज द सम ऑफ दिस वन, तो आप क्या करेंगे, 6 5 11 4 15 3 18 20 एंड 21 अपॉन 6। इस तरह से ये 21 अपॉन 6 आपको मिलता है, और पॉइंट में आपको वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 7 और 3 2, राइट। सो 3.5 इसका एवरेज मिलता है। सेम थिंग वी विल डू हेयर ऑल्सो। सो एंड what is the sum, find the mean of first 5 whole numbers। अब हमारे सामने आते हैं फर्स्ट 5 whole numbers। फर्स्ट 5 whole numbers are क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। आप काउंट कर लीजिए, 5 ही होने चाहिए, 0 को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, हमें फिर मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 1 + 2 + 3 + 4। जैसे ही ऐड करेंगे, कितने से ऐड डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि 5 है, 0 भी काउंटिंग में आएगा। एंड दिस वन विल बी 10 अपॉन 2 एंड इट विल बी 5, सॉरी 10 अपॉन 5 इट विल बी 2। सो दिस इज द वे टू फाइंड द मीन ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा। अगर डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लॉन्ग है, तो फिर हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल भी क्रिएट करनी पड़ती है, राइट। इसके बाद में एक फ्रीक्वेंसी टेबल भी क्रिएट करने का प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। मीडियन हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में पूरा मीन को फुल फ्लैश समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है मीडियन के लिए लेक्चर 3 में वी विल डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम बात करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर हमारे पास डेटा है और हमें इतना बड़ा डेटा है, आप समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप सोचिए अगर मैं इसका मीन निकालने के लिए आपको बोलता हूँ तो आप कैसे करेंगे। मीन निकालने के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक काम होगा, क्योंकि आपको सबको ऐड करना है, फिर डिवाइडेड बाय आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करने हैं। सो इन दिस केस मीन निकालना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, और फिर हम मीन निकालने का तरीका फाइंड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मिनिमम वैल्यूज़ पूरे डेटा में क्या मिल रही है। मिनिमम वैल्यू क्या है वो हमें सर्च करना है, क्या है वो 15 है या 15 से कोई छोटी वैल्यू भी है यहाँ पर, वो हमें देखनी पड़ेगी। सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पर 15 ही मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो लोवेस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू वो 15 है। और हाईएस्ट वैल्यू अगर आप देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे 29 एंड देन 30, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू मुझे मिलती है 30। तो इट मीन्स एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज निकालिए, तो रेंज का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, राइट। सो हाईएस्ट वैल्यू इज 30 एंड इट इज़ 15। सो टोटल जो डिफरेंस आएगा वो आपका रेंज बन जाएगा। तो ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा बात हो गई, ये आपको ध्यान रखना है कि रेंज भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर, क्योंकि हमें पता लगा कि मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्कोर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 15, और एंड हो जाएगा 30 पर। अब हमें देखना है 15 कितनी बार रिपीट हुआ इस डेटा में। तो जो जो हो रहा है 1
2, 3, and we can see that 4, right? So it is the frequency of this 15 is 4, means 15 is coming 4 times, right? And what is the next one? 16, 1, 2, 3, 4, right? 5 and 6. So 16 is coming 6 times, right? 18, and similarly we will write all the data here. So I am making the table. So student, this is the table which I have made it. 18 is repeating 6 times, 20 is repeating 6 times, 24 is repeating 5 times. So in this way we can make this frequency distribution table. This is also known as discrete because we are not making any group here. तो इसको ग्रुप मीन्स कि मैंने ऐसा नहीं बोला है कि 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ये ग्रुपिंग डिस्कस करूंगा, बट इसको बोला जाता है जब इस तरह की ग्रुपिंग नहीं मिलेगी आपको, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको. तो इस विदाउट क्लास इंटरवल वाले को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट. तो ये चीज़ आपको बहुत समझनी चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पर हम मीन भी निकाल सकते हैं. वी विल डिस्कस ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझना, राइट. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ़ द मीन ऑफ 6, 4, 7, P and 10, आप ध्यान रखिएगा ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं और इन सब का मीन दिया हुआ है. अभी तक हम मीन निकाल रहे थे, अब क्या हो गया, मीन गिवन है और एक ऑब्जर्वेशन आपका मिसिंग हो गया. तो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं खास इसमें. ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मीन का फॉर्मूला क्या था. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट. सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन it will be 6 plus 4 plus 7 plus P plus 10 and divided by how many observations are we are using, 3 to 5. And what is the mean? Mean is 8. So I have put it the value only here. Now the next part is only calculation. So 5 I will shift here, 8 into 5 and it will be 17 and 10, 27 plus P. So it is 40 and 27 plus P, and 27 I will shift here, 40 minus 27, so it will be 13. So it means the missing observation will be 13. So this is all about this type of questions will be asked in the examinations, right. So I hope ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा ये पार्ट. In the next class students we will discuss the how to find the mean of frequency distribution table, right. And the second one we will discuss about the median part. So till then, thank you so much. I hope you enjoy this video and you enjoy all the important questions. So thank you so much.